हेलो माय क्लास 11th स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरुण शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके चैनल एवीएस फिजिक्स फॉर यू पर। तो बच्चों, होप सो अब तक आप काफ़ी चीज़ें समझ चुके होंगे फिज़िक्स के बारे में। मुश्किल नहीं है, कंटिन्यूटी चाहिए, लगन चाहिए। फिज़िक्स कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप अच्छे से कंटिन्यूसली चीज़ों को समझते हैं, डे बाई डे प्रैक्टिस करते हैं, एक टाइम शेड्यूल बनाते हैं, तो 100% आप फिज़िक्स को समझ पाएंगे है क्या। फिज़िक्स इज़ अ बहुत नेचुरल फिनोमिना, बहुत खूबसूरत सा सब्जेक्ट है, बिल्कुल ही अलग, यूनिक। हर चीज़ फील होती है, महसूस होती है, कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें इसमें नहीं है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती जीरो से मल्टीप्लाई करके इक्वल प्रूफ कर दिया, कोई भी गैस कहीं भी मिला के कुछ भी बना दिया, ना इलेक्ट्रॉन दिखे ना सुने और सब थ्योरी कर मारी। ये वो है, अगर स्विच बोर्ड में उंगली लगाई तो करंट लगता हुआ महसूस होगा, बैटरी को छुआ तो महसूस होगा, पानी का प्रेशर तो महसूस होगा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट और सुंदर सा सब्जेक्ट है, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और आप इसे बहुत केयरफुली समझिए और पढ़िए। तो शुरू करते हैं आज का 11th क्लास का नया टॉपिक, जो हम लेकर आए हैं वेक्टर एक्स सीरीज़ का वेक्टर एनालिसिस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या स्टडी किया था? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द वेक्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, हाउ कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द टू वेक्टर्स। ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में कंप्लीट की थी। एक्स सीरीज़ की बात चल रही है। आज हम लेकर आए हैं इसका दूसरा वेरिएंट, जिसमें हम दो क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे कि वो कैसा होता है, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड एक्सेट्रा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हैज़ बीन टू टाइप्स। जो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो दो कैटेगरी का होता है। कौन कौन सा होता है, ज़रा केयरफुली समझिएगा। ये है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट इज नोन एज वेक्टर मल्टीप्लाई और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा होता है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लाई या फिर डॉट प्रोडक्ट। शुरू करते हैं अपने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को। भाई, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मीन्स क्या है, कब जरूरत पड़ती है इसकी, वो समझिए। इफ़ यू मल्टीप्लाई वन वेक्टर क्वांटिटी इनटू अनदर वेक्टर क्वांटिटी बट इट गिव्स द आंसर आल्सो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। मीन्स मैंने ये कहा, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें और आंसर भी, जो रिजल्टेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही मिले, तो समझ जाओ वहाँ पे कौन सी मल्टीप्लाई यूज़ हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सी? क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जांपल समझाता हूँ मैं। आपने सुना होगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है भाई? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, टॉर्क भी वेक्टर। फोर्स भी वेक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट टॉर्क भी वेक्टर। इसीलिए इसके फॉर्मूले में लिख के आता है एफ आर साइन थीटा। मस्ट बी रिमेंबर, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा आएगा निकल के एम बी साइन थीटा। इफ़ यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी, तो ये आपको आंसर देगा ए बी साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा ही क्यों आता है, उस पर भी डिस्कशन करते हैं, बट वेट फॉर स्टिल 2 मिनट्स। अब जरा एक बार स्केलर प्रोडक्ट को भी समझ लें। इफ़ यू मल्टीप्लाई वन वेक्टर क्वांटिटी इनटू अनदर वेक्टर क्वांटिटी बट इट गिव्स यू आंसर इन टर्म्स ऑफ स्केलर। आई एम सेइंग कि अगर मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, बट उसका जो रिजल्टेंट आया वो आया स्केलर, तो यहाँ होने वाला मल्टीप्लाई कौन सा होता है? डॉट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन की बात करते हैं। फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट वर्क वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसलिए इनमें कौन सा मल्टीप्लाई लगेगा? डॉट। इसीलिए जब हम वर्क के फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमें मिलता है एफ डी कॉस थीटा। मस्ट बी रिमेंबर, अगर दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा आंसर मिलेगा आपको ए बी कॉस
थीटा। इज इट राइट? क्या मिलेगा? ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे केयरफुली ध्यान देने वाली बात ये है कि क्रॉस में तो साइन आ गया, डॉट में कॉस आ गया। क्यों? अरे कोई कह के चला गया था क्या? वसीयत में थोड़ी लिखा था। तो इसका भी एक लॉजिकल रीज़न है, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लो ताकि भूल ना जाओ। स्टूडेंट हो ना, भूलने की आदत ज़्यादा होती है, तुरंत भूल जाते हो। और वीडियो पूरी देखा करो टिल एंड तक ताकि समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान बेवकूफ़ों की पहचान है। 2 मिनट का वीडियो देखा और गायब हो गए, कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक, ध्यान दीजिए। वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, हम 2 प्रोडक्ट की बात करते हैं। एक वेक्टर जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर जिसे डॉट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का मीन्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और ये आपको आंसर दे रहा है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। मतलब रिजल्टेंट अगर वेक्टर है तो समझ जाओ मल्टीप्लाई जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। इसका एग्जांपल टॉर्क। टॉर्क क्या होता है भाई? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स भी वेक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वेक्टर और रिजल्टेंट टॉर्क भी वेक्टर। इसीलिए इसमें आया है क्रॉस प्रोडक्ट। इसी वजह से जब भी टॉर्क को ओपन करते हैं उसका फॉर्मूला मिलता है एफ आर साइन थीटा, क्योंकि मैंने अभी बताया क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या मिलेगा? साइन थीटा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बट क्यों, वो अभी बात करते हैं। दूसरा स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट। ये कब होता है? अगर हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें दूसरे वेक्टर से बट वो आपको आंसर दे इन टर्म्स ऑफ स्केलर, तो इस तरह का जो मल्टीप्लाई आएगा उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, पर वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसी वजह से जब वर्क के फॉर्मूले को देखते हैं क्या मिलता लिखा हुआ? एफ डी कॉस थीटा। क्लियर? यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस थीटा आता है। क्यों? अब देखते हैं। तो फटाफट कॉपी पेन निकालो, इसे नोट करो जब तक हम दूसरी स्लाइड शुरू करते हैं। चलो, होप सो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम डिस्कशन करते हैं कि क्यों इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आ रहा है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आ रहा है। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जिसका रिजल्टेंट वेक्टर आता है और वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो पहले ये समझो कि डायरेक्शन निकाला कैसे जाता है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब ऐसे समझो जैसे कि मैंने हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, ये हमारे पास पोजीशन ऑफ स्क्रू होगी, वो कहाँ घूमेगा भाई? स्क्रू को हम कैसे टाइट करते हैं? राइट हैंड से ऐसे कसते हैं। किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं हम लोग इसको? ये हमारी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, तब जाके वो स्क्रू टाइट होता है। और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? लूज। सेम सिचुएशन, इसको भी ऐसी मूवमेंट करना है। अब जिस डायरेक्शन में ये स्क्रू जाएगा अंदर या बाहर, वही होगी आपकी डायरेक्शन रिजल्टेंट क्वांटिटी की। समझ में नहीं आया ना? समझाता हूँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखो, मैंने कहा ये है मेरे पास A और सपोज ये है मेरे पास B, 2 क्वांटिटी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? एक एग्जांपल, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? तो आपको क्या करना है? A से कहाँ चलना है? B की तरफ। तो अब A से B की तरफ चलो, जैसे हम चलते हैं A से B की तरफ, वेव ऑफ करो। तो अगर मैं ऐसे हाथ रख के टाइट करूँ स्क्रू, कहाँ जा रहा है ये स्क्रू? ऐसे करके मूव कर रहा है। कहाँ आ रही डायरेक्शन इसकी? बाहर। बोर्ड से बाहर मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ये एक्स होता है, ये वाई, कहाँ हो गई? पॉजिटिव जेड। और अगर मुझे जाना हो बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी। छोटा रास्ता चुनना, बड़े रास्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें क्या चूज़ करना है? छोटा वाला। तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा ना बी से ए की तरफ। तो हाथ ऐसे रखा, थंब का जा मेरा बोर्ड के अंदर और फिर स्क्रू को टाइट किया। बी से ए ये डायरेक्शन, इस वक्त थंब का है मेरा इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड, यानी कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारे पास? निगेटिव। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन निकालते हैं। एक बार फिर समझाता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो तो। ये ए, ये बी। अब मुझे ए से बी की तरफ जाना है, राइट हैंड निकालो। ए से बी की तरफ कैसे जाओगे? मैंने ऐसे हाथ रखा और ए से बी, ए से बी, ये देखो वेव ऑफ हो रहा है ए टू बी। इस वक्त थंब की पोजीशन कहाँ आ रही है? बाहर। तो डायरेक्शन कहाँ आ गई? आउटसाइड द बोर्ड। और अगर मुझे जाना होता बी से ए, यूँ छोटे वाले एंगल की तरफ, बी टू ए, बी टू ए, तो थंब कहाँ है मेरा? इनसाइड।
तो दोनों सिचुएशन में आप देख रहे हैं, ए से बी चलते हैं तो डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, बी से ए चलते हैं तो डायरेक्शन क्या आ रही है, इनवर्ड। सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल कितना प्रिपेयर हो रहा है, थीटा। तो मैंने क्या बताया, मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, कितना एंगल बना है बीच में, थीटा। जरा केयरफुली समझो, इसका जो ए और बी का रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकालेंगे। भाई ए क्रॉस बी करना है मेरे को, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, बी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा और देखनी पड़ेगी इसकी डायरेक्शन। क्या बताया मैंने, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन का है। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ है, वहीं छुपा हुआ है राज। गौर से देखिएगा, ये ए और बी है, अगर मैं बी के कंपोनेंट भी कर लूँ इस डायरेक्शन में, बी का कंपोनेंट कितना आएगा, बी कॉस थीटा। कई बार पढ़ चुके हैं, एंगल वाला कंपोनेंट किस में होता है, कॉस में। तो अगर ये बी का कंपोनेंट बी कॉस थीटा है, आई एम सेइंग ये रहा ए और ये रहा बी, तो जो बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बी कॉस थीटा है, तो ठीक परपेंडिकुलर कौन सा मिलेगा, साइन, चाहे जेड में ले लो या वाई में। वन सेकेंड, ये बी ये ए, तो हम इस बी का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं, एंगल वाला कंपोनेंट कॉस में, और ठीक 90 पे क्या मिलेगा, साइन, ये भी साइन ये भी साइन। तो हमें डायरेक्शन कहाँ मिली, हमें इसकी डायरेक्शन मिली साइन थीटा में, यानी ठीक परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा, ए क्रॉस बी क्या निकल के आता है, ए बी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो ए बी के परपेंडिकुलर जा रही है। परपेंडिकुलर मतलब जेड डायरेक्शन में या वाई में, और वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट देता है हमें, साइन थीटा। तो इस तरीके से जब भी आप ए क्रॉस बी करोगे आपको मिलेगा ए बी साइन थीटा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ए डॉट बी में कॉस थीटा क्यों आता है भाई, वो समझो। अगर मुझे इसी को मल्टीप्लाई करना होता है ए डॉट बी, तो मैं क्या करता, ए बी, क्या इसकी कोई डायरेक्शन होगी, ए डॉट बी इज अ स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट कब आता है, जब रिजल्टेंट कैसा हो, स्केलर, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ डायरेक्शन का कोई मैटर ही नहीं है। जब मैटर नहीं है तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, ए और बी जो एक डायरेक्शन में जा रहे हो। भाई ए तो है यहाँ पे, ए की डायरेक्शन में बी का कौन सा कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा। तो मुझे यहाँ लेना चाहिए ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में, ए की। तो क्या मिला हमें, ए बी कॉस थीटा। बहुत सिंपल सा फंडा है। स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन तो चाहिए नहीं, तो जिस डायरेक्शन में ए उसी का कंपोनेंट ले लो बी, दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट अपोजिट सेम रूल। तो यहाँ पे क्या लगा हमारे पास, ए तो था ही, बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बी कॉस थीटा, तो ये बन गया ए बी कॉस थीटा। और वहाँ पे डायरेक्शन थी क्रॉस प्रोडक्ट में और जो परपेंडिकुलर थी, इसलिए वहाँ आया था परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यानी बी साइन थीटा। अब शुरू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है और क्या क्या उसके रूल्स हैं, वन बाय वन समझते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है, मैथ्स में भी आता है और फिजिक्स में तो बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने इसको समझ लिया तो टिल कंपटीशन तक आपको वेक्टर को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं शुरू करता हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स और फिर मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो पहले हम लेके चलते हैं वेक्टर रूल्स, ठीक। शुरू करते हैं रूल नंबर 1, कम्युलेटिव लॉ। ये क्या लॉ है, इसको जरा केयरफुली समझिएगा। अगर सपोज मैं कहता हूँ कि ए क्रॉस बी मैंने किया, तो मस्ट बी रिमेंबर इज डजंट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता वो समझिए। सपोज मेरे पास फिर से दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा। क्या कहा मैंने, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल है थीटा। तो सपोज मैं ए क्रॉस बी करूं तो क्या आएगा हमारे पास भाई, अब तक हमने पढ़ा है ए बी, ए क्रॉस बी का मतलब है ए से बी की तरफ, तो एंगल कितना मिल रहा है, थीटा। तो इसकी वैल्यू तो आ गई ए बी साइन थीटा के बराबर। लेकिन अगर मैं कभी करता बी क्रॉस ए तो वैल्यू आती बी ए। बी से ए की तरफ का एंगल लेना है, जरा देखो ये होगा बी से ए की तरफ का एंगल। कितना एंगल है, ये ए से बी तक का थीटा था, तो बी से ए तक का कितना हुआ 360 माइनस थीटा। तो यहाँ वैल्यू आनी चाहिए
360 माइनस थीटा। और मैथ्स में तो आप सारे होशियार हैं ही, 360 माइनस थीटा मतलब कितना होता है -1। तो क्या दिखाई दिया, इस कंक्लूजन से ये पता चला कि A क्रॉस B इक्वल हो सकता है, लेकिन कब, जब हम लें B क्रॉस A। रीजन आपके सामने, A क्रॉस B की वैल्यू कितनी आती है, AB साइन थीटा, और वहीं B क्रॉस A करें तो उसकी वैल्यू बन जाती है BA 360 माइनस थीटा यानी माइनस BA। तो A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल कब हो सकता है, जब ऑलरेडी एक माइनस आ जाए। तो इस तरह से A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, बट डजेंट इक्वल टू A क्रॉस B AB क्रॉस A। क्लियर ना, A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। होगा कैसे, A क्रॉस B इक्वल होगा माइनस B क्रॉस A के। इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है फर्स्ट वेक्टर की, अच्छे से समझिएगा। अब इसी का दूसरा वेरिएंट, अगर हम डॉट प्रोडक्ट में बात करें तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर डायरेक्शन नहीं होती। तो गौर से देखो, चाहे आप A डॉट B कर लो तब भी एंगल कितना आएगा, AB कॉस थीटा। वहीं आप अगर B डॉट A करो तो BA कॉस कितना एंगल हुआ, 360 माइनस थीटा। सेम B और A के बीच का एंगल 360 माइनस थीटा है। और मैथ्स में हमने पढ़ा है कि 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। क्या दिखाई दिया, चाहे A डॉट B करो या B डॉट A करो, दोनों की वैल्यू क्या आएंगी आपस में, इक्वल। ये है हमारा फर्स्ट रूल। इज इट क्लियर, क्या क्या समझ में आया इस रूल नंबर 1 में। वंस अगेन, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। रूल नंबर 2, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सिंपल मैथ्स का रूल है, देखिए बहुत केयरफुली। अगर मैं करता हूँ A क्रॉस B किस में, B प्लस C में, आई एम सेइंग अगर दो वेक्टर के सम में मैं थर्ड वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो क्या होगा, होगा क्या, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। A पहले B में मल्टीप्लाई होगा फिर A C में। ये तो सिंपल मैथ्स था, बहुत इजी सा रूल। वहीं अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करता A डॉट किसमें, B प्लस C के साथ, दो वेक्टर के सम के साथ थर्ड वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, तो ये वैल्यू देता A डॉट B प्लस A डॉट C। देख लो रूल नंबर 2, और फटाफट कॉपी में नोट भी करते रहा करो। A क्रॉस B प्लस C क्या होगा, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। मैथ्स के टीचर ने कभी पढ़ाया होगा। और वहीं अगर A डॉट करें B प्लस C के साथ तो A डॉट B प्लस A डॉट C। सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये था आपका रूल नंबर 2। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या होता है वो समझिए। थर्ड रूल नंबर, सेम वेक्टर एक ही जैसे वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना। इस रूल में हम क्या पढ़ेंगे, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ A क्रॉस A क्रॉस A का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर एक एक्स एक्सिस में है तो दूसरा भी कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में। इस सिचुएशन में वैल्यू क्या आएंगी, तो A क्रॉस A शुड बी इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड भाई और फिर दूसरे A का मैग्नीट्यूड। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो बीच में एंगल कितना बनेगा, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो केयरफुली समझो इस रूल को। अगर आप A क्रॉस A करते हो यानी एक जैसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आंसर मिलेगा 0, कद्दू बाबा। अब शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट। वहीं अगर आप A डॉट A करते तो आपको क्या मिलता, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और एंगल आता बीच में कॉस, क्योंकि बताया था डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो A कितना हो गया, A²। ये भी देखिए गौर से क्या बताया रूल नंबर 3 में। अगर A क्रॉस A करोगे 0, रीज़न आपके सामने। A डॉट A करोगे A²। तो मैग्नीट्यूड निकालना हो एक जैसे वेक्टर का तो क्रॉस प्रोडक्ट का तो कोई फ़ायदा नहीं। कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए, डॉट। शुरू करते हैं रूल नंबर 4। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो उस सिचुएशन में क्या क्या होता है,
अगर मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, जैसे ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर समझ रहे हो ना, जस्ट लाइक कि ए इधर है तो बी इसके ठीक इधर है, यानी अगर ए एक्स में है तो बी किस में है, वाई में। कितना एंगल बना रहे होंगे बीच में, इनके बीच में एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री। तो जरा देखो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं आपस में, जैसे ए और बी परपेंडिकुलर हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ए बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड आएगा, जो भी है नंबर वैल्यू। वहीं अगर ए डॉट बी करें, दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करें, तो देखो क्या आएगा, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0। एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन बन गई। जब भी न्यूमेरिकल करते वक्त या किसी क्वेश्चन में कहे वेरीफाई टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डॉट मल्टीप्लाई कर देना, अगर वैल्यू 0 आ गई तो वेरीफाई हो जाएगा कि बोथ आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट, कितना आना चाहिए निकल के, 0, क्या हो जाएगा, वेरीफाई कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5, ये है हमारे पास पैरेलल वेक्टर के लिए, दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, समझ लो पैरेलल, जैसे कि जस्ट लाइक ये ए है तो बी भी इसी की डायरेक्शन में, अगर ए एक्स में जा रहा है तो बी भी कहाँ जा रहा है, एक्स में, कुछ ज़्यादा ही अच्छी दोस्ती है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं। अगर मैं पैरेलल वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, भाई ए और बी क्या है, पैरेलल, तो इनके बीच में एंगल कितना बना, 0, साइन 0 कितना होता है, 0। वहीं अगर मैं इन दोनों के लिए डॉट प्रोडक्ट करता तो ए डॉट बी कितना होता, ए बी कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1, यानी ए बी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन बन गई। क्या बताया मैंने अब तक, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, 0, और डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, वो कुछ ना कुछ आएगा नंबर वैल्यू। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी क्वेश्चन में आ जाए वेरीफाई टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, कौन सा मल्टीप्लाई करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करते ही वैल्यू 0 आ गई तो वेरीफाई हो जाएगा कि आपके दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। यानी कन्फ्यूज़न। अब करते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर हमारा आ गया 6, इसको देखिएगा। रूल नंबर 6 क्या है, इस रूल नंबर 6 को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर का रूल। अब यूनिट वेक्टर क्या होते थे, इनकी वैल्यू 1 यूनिट होती थी, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, पहले थोड़ा समझ लो। डायरेक्शन होती है हमारे पास मेनली 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यही तो होती हैं। एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, आई से, वाई को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जे से, जेड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के से। तो अगर मान लो कहीं पे लिखा है 3i, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस में 3 स्टेप आ गए। कहीं लिखा हुआ है 4k, तो जेड एक्सिस में कितना आना है, 4 स्टेप आ गए। इनके लिए क्या रूलिंग है वो समझो। इनकी वैल्यू होती है 1 1, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, उसको देखना, ठीक। वैल्यूज़ पहले अगर मैं i क्रॉस i कर दूँ, या फिर j क्रॉस j करूँ, या फिर k क्रॉस k करूँ, तो वैल्यू क्या आएगी, नंबर मैग्नीट्यूड तो इसका भी 1 है, नंबर मैग्नीट्यूड इसका भी 1 है, चाहे भाई i लो या j या k वैल्यू तो 1 ही होती है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा इनका, 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, अगर एक जैसे वेक्टर्स होते हैं, जैसे i का i में मल्टीप्लाई, j का j में, या k का k में, तो एंगल बना 0, और साइन 0 कितना होता है, 0, तो इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, 0। वहीं पर अगर मैं ये कहता कि मुझे i क्रॉस j करना है, या फिर j क्रॉस k करना है, या फिर k क्रॉस i करना है, x y z i j k सब एक दूसरे से 90 का एंगल बनाते हैं। i और j में भी 90, j और k में भी 90, k और i में भी 90, सबके बीच में 90 एंगल, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1,
एंगल कितना बनेगा 90 और साइन 90 कितना होता है 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिफिकेशन आ गई कि एक जैसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, वहीं अगर अलग अलग वेक्टर हुए लाइक i j j k समथिंग तो उनकी वैल्यू कितनी आती है 1 क्रॉस प्रोडक्ट में। अब एक बार देखते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है। ध्यान से अगर मैं करता हूँ i डॉट j या फिर j डॉट k या फिर k डॉट i, कितना एंगल होगा इनके बीच में 90, तो वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड तो 1, इसका भी 1, cos 90 कितना होता है भाई 0। क्या दिखाई दिया, i j j k k i सबके बीच में एंगल बन रहा है 90, वैल्यू कितनी आ जाएगी इनकी 0। और वहीं पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ i डॉट i j डॉट j k डॉट k तो वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड 1 एंगल बना इनके बीच में 0 और cos 0 कितना होता है 1। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल्स है, अच्छे से नोट करो समझो। एक बार रिकॉल कर दूँ, मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट में एक जैसे वेक्टर होते हैं 0, अलग अलग वेक्टर हो गए 1 i j k के लिए। डॉट प्रोडक्ट में अगर अलग अलग हैं तो 0 और एक जैसे हैं तो 1। नोट करो समझो। अब चलते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो सीखने के लिए। चलिए सिखाते हैं आपको डॉट प्रोडक्ट करना, कैसे करा जाता है डॉट प्रोडक्ट वो देखिए। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है r विच इज़ द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी। आई मीन टू से कि अगर मैंने वेक्टर a में वेक्टर b को ऐड किया तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिला r, रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड नहीं मिला, हमें तो क्या चाहिए होता है उसका मैग्नीट्यूड, नंबर वैल्यू। दो बातें बनती हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं r को r से 0 हो जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए मैग्नीट्यूड के लिए, डॉट। वही मैं सिखा रहा हूँ, इसे बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। मैंने इसमें r मल्टीप्लाई बाई r को r से डॉट प्रोडक्ट किया, a प्लस बी। अब यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r से, और r की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है a प्लस बी। समझ में आया, वेक्टर r इक्वल टू a प्लस बी था, डॉट प्रोडक्ट कर दिया r को r में, और r की वैल्यू a प्लस बी है तो वहाँ पे भी a प्लस बी से। देखते हैं क्या मिलता है, r डॉट r, यहाँ पे कितना आ जाएगा a, पहले a में मल्टीप्लाई होगा डॉट a, फिर a का मल्टीप्लाई होगा b में, देन फिर b डॉट a, और फिर उसके बाद b डॉट b। क्लियर, r डॉट r, a डॉट a डॉट b, b डॉट a, b डॉट b। अब वैल्यूज हमने क्या पढ़ा था, r डॉट r कितना होता है r स्क्वायर, बताया था ना, a डॉट a स्क्वायर होता है और a क्रॉस से 0 आता है, उसी फंडे से। यहाँ पे a डॉट a कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ये भी बताया था ना a डॉट b किसके इक्वल होता है b डॉट a। अभी तो पढ़ाया था कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो इसका मतलब 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 a डॉट b, और b डॉट b कितना हो गया b स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं a स्क्वायर प्लस 2, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है भाई cos थीटा। समझाया था ना, a डॉट b कितना होता है a b cos थीटा। तो इस तरीके से जो हमें रिजल्टेंट r मिला वो किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। क्या बताया मैंने, डॉट प्रोडक्ट करना सिखाया। कैसे सिखाया एक बार समझो। r किसके इक्वल होता है, r इक्वल है सपोज a प्लस बी के, हमें चाहिए r का मैग्नीट्यूड, सेल्फ मल्टीप्लाई की r की r में डॉट प्रोडक्ट, इधर a प्लस बी का a प्लस बी में। तो क्या हुआ r डॉट r, फिर a डॉट a डॉट b, देन b डॉट a, देन b डॉट b। r डॉट r सेम a डॉट a कितना होता था a स्क्वायर, तो r डॉट r r स्क्वायर, a डॉट a स्क्वायर, a डॉट b और b डॉट a दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल, तो हो गया 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और a डॉट b का मतलब a b cos थीटा। तो r की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। दैट इज अ प्रोसेस हाउ कैन वी मल्टीप्लाई इन डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। अब कौन सा रहेगा मल्टीप्लाई करना, क्रॉस प्रोडक्ट। समथिंग डिफरेंट है बट आसान है, मैं हूँ ना, लगे रहो। कंटिन्यूसली शुरू करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट।
देखो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है वो भी सीखो, बड़ा मुश्किल का कुछ नहीं है। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड जे प्लस ए जेड के। इसके अंदर जो ए एक्स ए वाई ए जेड है ये नंबर वैल्यूज होती हैं, 5 6 7 8 कुछ भी। वेक्टर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आएंगे, इसीलिए ए एक्स ए वाई ए जेड सब आया, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। वेक्टर बी सेम, सपोज बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, ये हमारे पास वेक्टर बी की वैल्यू है। हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कैसे करेंगे वो सीखिए। तो ए क्रॉस बी कैसे किया जाता है, ये पहले आई जे के, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत केयरफुली पहले आई जे के रखेंगे, फिर उनकी वैल्यूज़, ए वाली वैल्यूज़ कितनी है, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी वाली कितनी है, बी एक्स बी वाई बी जेड। ये हमारे पास एक फॉर्मेशन तैयार हो गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो केयरफुली सुनना थोड़ा। पहले मल्टीप्लाई करने के लिए आई लिखो, आई लिखा, ब्रैकेट लगाया, आई को हिडन कर लो, गायब। ए वाई का मल्टीप्लाई किस में होगा, बी जेड में। ए जेड का मल्टीप्लाई किस में होगा, बी वाई में। क्या लिखा, फिर से आई लगाया, आई कैप, ब्रैकेट लगाया, आई कैप को रिमूव मतलब हाइड कर लिया। ए वाई मल्टीप्लाई बी जेड, तो ये जाएगा ए वाई बी जेड, फिर माइनस लगाना, ए जेड मल्टीप्लाई बी वाई। सिंपल ना, आई को हाइड किया, ए वाई का बी जेड में, ए जेड का बी वाई में। जे हमेशा माइनस का होता है, जे माइनस का होता है, माइनस का ही लगाना। कई बुक्स में प्लस का भी लगा रखा है, आंसर उससे भी आता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा जे माइनस के लेना। रीजनिंग मेरे से अच्छा मैथ वाले समझा सकते हैं इसका, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, गौर से सुनिएगा। जे लिया, अब प्रोसेस क्या है, जे को हाइड करेंगे, जे को हाइड करेंगे तो ए एक्स का मल्टीप्लाई किस में होगा, बी जेड में, ए एक्स मल्टीप्लाई बी जेड, फिर माइनस लगाना, जे को हाइड कर रखा है ए एक्स का बी जेड में, यहाँ ए जेड का मल्टीप्लाई किस में होगा, बी एक्स में, ए जेड का मल्टीप्लाई बी एक्स में, फिर के ब्रैकेट लगाया। सिर्फ जे माइनस का लेने को बोला है मैंने, सिर्फ जे किस में लेना है, माइनस का, बाकी सब क्लियर। अब के को जरा हाइड करो, क्या मिला, ए एक्स का मल्टीप्लाई बी वाई में, ए वाई का मल्टीप्लाई बी एक्स में, वही मैं कर रहा हूँ। ये मैंने के को हाइड कर लिया, ए एक्स का मल्टीप्लाई बी वाई में, माइनस लगाते हुए ए वाई का मल्टीप्लाई बी एक्स में। इज इट क्लियर? ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक मेथड। इसको एक एग्जांपल से भी समझाया तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले समझ लो क्या क्या करा था मैंने, एक बार रिपीट करता हूँ। ए क्रॉस बी कैसे करना है, ए की वैल्यू ऊपर, बी की वैल्यू, फिर आई को हाइड किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जे माइनस का जे को हाइड किया, ए एक्स का बी जेड में, ए जेड का बी एक्स में, फिर के लिया, के को हाइड किया, ए एक्स का बी वाई में, ए वाई का बी एक्स में। सिंपल। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फटाफट देखिए। सपोज मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया कि वेक्टर ए की वैल्यू है 5i माइनस 3j प्लस 2k, ये एक इक्वेशन ले ली, और b की वैल्यू है 2i प्लस 2j माइनस के। ज़रूरी नहीं कि सबकी वैल्यू हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कभी के आए ना, जे ना आए, आई ना आए, जो ना आए वो कितना हो जाएगा, 0। अब इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। a क्रॉस b, ये फिर से i j के लिए 5 माइनस 3 2, ये वैल्यू हमने रखी a की, b के लिए 2 2 माइनस 1। इस तरह से हमने a क्रॉस b के लिए एक सीरीज तैयार करी। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी। पहले लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग i, और फिर i को करेंगे हाइड। जब i को हाइड कर लेंगे क्या मिला, -3 मल्टीप्लाई -1,
जब -3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 3। देखो फिर -3 मल्टीप्लाई -1 यानी 3, फिर माइनस आ गया, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 वैल्यू हो गई हमारे पास 4। देन फिर जे समझाया था हमेशा कैसा होता है माइनस का। जे को हाइड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई -1 वैल्यू हो गई -5, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर से देखो 5 मल्टीप्लाई -1 ये हो गया -5, फिर फॉर्मूले का माइनस, 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया हमारे पास 4, फिर के को हाइड करते हैं, जब के को हाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या मिला 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कितना हो गया हमारे पास 10, फिर फॉर्मूले का माइनस किया, -3 मल्टीप्लाई 2 -6 यानी ये हो गया हमारे पास प्लस का 6। कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़, -i प्लस 9j -5 और -4 -9 वो मल्टीप्लाई होगा -j में प्लस का 9j प्लस 16k। ये वैल्यू किसकी मिली है अभी तक हमें, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की। अब निकालते हैं इसका मोड, मोड मतलब रिजल्टेंट। कैसे निकालेंगे, i का नंबर है -1 उसका स्क्वायर, j की वैल्यू है 9 उसका स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। कैसे निकाला एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन। हमारे पास एक a था और एक हमारे पास b था, हमने उनकी वैल्यूज़ को रखा i j करके, a की वैल्यू b की वैल्यू k की, ऐसी यहाँ पर। और जब i को लिया, i को हाइड कर लिया, -3 -1 3, 2 और 2 4, फॉर्मूले का माइनस बीच में आना है, j हमेशा किसका होना है माइनस का। j को हाइड किया, 5 मल्टीप्लाई -1 -5, 2 मल्टीप्लाई 2 -4 प्लस k, 5 मल्टीप्लाई 2 10, फिर फॉर्मूले का माइनस, 3 2 6 -6 यानी प्लस का 6। कैलकुलेट किया तो a क्रॉस b मिला, उसका मोड कैसे निकालते हैं, i का नंबर है -1 उसका स्क्वायर, j का नंबर है 9 उसका स्क्वायर, k का नंबर है 16 उसका स्क्वायर। देखते हैं वैल्यूज़ कितनी आती है इनकी। ये हमें वैल्यू निकाल के देगा आंसर, -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 16 का स्क्वायर 144। इनको टोटल सबको काउंट कर लो, ये हो गया हमारे पास टोटल वैल्यू इसकी आ गई 5 1 6, 4 और 5 और 1 6, 8 4 12 1 2 2 to 6 2 to 6 यानी लगभग 15 के अराउंड आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया आपका लगभग 15 के अराउंड। इस तरह से वैल्यू हमें मिलती है। ये हमने आपको सिखाया क्रॉस प्रोडक्ट करना, डॉट हो गया, क्रॉस हो गया। अब इनको लेकर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं एक दो ने भी ट्राई कर लेते हैं। सब शुरू करते हैं एक मास्टर क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देगा, पूरा चैप्टर का कंक्लूजन। एक हमारे पास वेक्टर है 2i + j + 3k, 2i - j + 3k। दूसरा वेक्टर हमारे पास i + 2j - 2k। और इनमें हमें क्या क्या कहा गया है वो सुनिए। इसमें हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ध्यान दीजिए। हमें कहा जा सकता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी a का यूनिट वेक्टर निकालिए। मैग्नीट्यूड ऑफ b मतलब b का यूनिट वेक्टर निकालिए। मैग्नीट्यूड ऑफ a + b, मैग्नीट्यूड ऑफ a - b, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b, एंगल बिटवीन a डॉट b, एंगल बिटवीन a एंड b। यानी एक क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी क्यूरीज आपसे पूछी जा सकती हैं। शुरू करते हैं पूरे क्वेश्चन की 1 बाय 1 कैलकुलेशन की, हम इसमें कैसे कैसे वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो सपोज पहला क्वेश्चन था मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकलता है, रूट लगाते हैं, फिर i के नंबर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, j के नंबर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, k के नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये आपको क्या आंसर देगा वो देखिए। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, यानी ये हो गया आपके पास √14। √14 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ a, या फिर यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। ऐसे ही b का यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं भाई वो सीखो। b के लिए i की वैल्यू 1 का स्क्वायर, j की वैल्यू 2 का स्क्वायर, k की वैल्यू -2 का स्क्वायर, मीन्स 1 + 4 + 4 9
यानी 3। ये हमें किस किस की वैल्यू मिली, ए की, बी की, यूनिट वेक्टर। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अगला नंबर आता है हमारे पास a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम वेक्टर a प्लस बी को कैसे निकालेंगे, 2i प्लस आई इस 3i माइनस जे प्लस 2j, सिर्फ प्लस का j, 3k माइनस 2k इस प्लस का k। ये है a प्लस बी निकालने का तरीका। सीधे सीधे दोनों को सिंपली मैथ्स के अकॉर्डिंग ऐड कर दो। बट इसका मोड कैसे निकलेगा, इसका मोड निकालने के लिए हम लोगों को फिर से रूट लगाना पड़ेगा। i का नंबर 3 का स्क्वायर, j का नंबर 1 का स्क्वायर, k का नंबर 1 का स्क्वायर। तो ये आंसर देगा आपको 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया 11, रूट 11। वहीं अगर आप a माइनस बी निकालने की कोशिश करो, क्या बचा रिमाइंडर, सिर्फ i माइनस जे माइनस 2, माइनस का 3j प्लस 3k और प्लस 2k, इस प्लस का 5k। मोड कैसे निकलेगा, रूट लगाइए, i के नंबर यानी 1 का स्क्वायर, j का नंबर -3 का स्क्वायर, k का नंबर यानी 5 का स्क्वायर। ये वैल्यू देगा आपको 1 प्लस 9 प्लस 25, यानी रूट 35। तो अब तक आपने क्या क्या निकालना सीखा, आपने मोड a निकालना, मोड b निकालना, a प्लस बी और उसका मैग्नीट्यूड निकालना, a माइनस बी और उसका मैग्नीट्यूड निकालना। अब हम सीखते हैं a क्रॉस b और a डॉट b निकालना और बीच का एंगल निकालना। तो बहुत केयरफुली देखिएगा, वो समझा देता हूँ। a और b के मोड ध्यान रखिएगा। a का जो मोड आया था वो आया था हमारे पास रूट 14, और b का जो मोड आया था वो आया था हमारे पास 3। अब शुरू करते हैं वैल्यूज़। मैं आपको फिर से सिखाता हूँ कि अब हम अगर a क्रॉस b करेंगे इस क्वेश्चन में एक बार और, तो कैसे निकालेंगे। i j k वैल्यू हो जाएंगी 2 -1 3 1 2 -2। ये वैल्यूज रखी हैं हमने सिंपली जैसे हम वैल्यू रखते हैं। उसके बाद i को लिखा, हाइड किया, -1 मल्टीप्लाई -2 कितना होता है, ये हो गया हमारे पास प्लस का 2। फॉर्मूले का माइनस लगाया, 3 मल्टीप्लाई 2 6, फिर j को हाइड किया, 2 मल्टीप्लाई -2 इस -4, फिर माइनस लगाया फॉर्मूले का, 3 मल्टीप्लाई 1 इस 3, देन आफ्टर k। फिर से बता दूं, पहले i लिखना, i को हाइड करना, -1 मल्टीप्लाई -2 वो हो गया 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 वो हो गया 6, और बीच में फॉर्मूले का माइनस। फिर j हमेशा माइनस का बताया था, j को हाइड करना, 2 मल्टीप्लाई 2 -4, फिर माइनस लगाने के बाद 3 मल्टीप्लाई 1 -3, फिर k लिखो, k को हाइड करो, 2 मल्टीप्लाई 2 4, फिर -1 मल्टीप्लाई 1 यानी हो गया हमारे पास ये -1 यानी प्लस का 1। कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू देगा माइनस का 4i प्लस का 7j प्लस का 5k। ये तो था हमारे पास a क्रॉस b। इस a क्रॉस b का मोड कितना आएगा, -4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 16 49 25। सारी वैल्यूज ऐड करो, मिल गया a क्रॉस b। ये हो गया हमारे पास 5 और 9 14, 14 और 6 20, रेस्ट ऑफ 2 4 8 9, रूट 19 इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। अब a क्रॉस b के बाद नंबर आता है a डॉट b। कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। देखो भाई a डॉट b कैसे निकाला जाएगा। a डॉट b निकालने के लिए पहले 2i माइनस j प्लस 3k विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ i प्लस 2j माइनस का 2k। ये मैंने सारी इक्वेशन लाइन से रख दी। अब डॉट प्रोडक्ट में एक बात ध्यान रखना, मैंने शुरू में समझाया था i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1 और बाकी सब
0। तो हमें भी क्या करना है, i का मल्टीप्लाई i में करेंगे तो i 1 हो गया और ये हो गया 2। i का j में करो तो 0, k में करो तो 0, कोई फ़ायदा नहीं लिखने का। 2j का मल्टीप्लाई i में करोगे कोई फ़ायदा नहीं, 2j का मल्टीप्लाई j में करो माइनस का 2, माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, ये हो गया माइनस का 6, कैंसिल, आंसर क्या आया -6। ये है हमारे पास किसकी वैल्यू, a डॉट b। यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, ये वैल्यू निकालने के बाद अगर आपसे थीटा एंगल कहा जाता है बिटवीन द a एंड b तो कैसे निकाला जाता है भाई, a डॉट b किसके बराबर है, a b cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर आएगा, a डॉट b अपॉन ए बी क्या, a डॉट b की वैल्यू कितनी आई है अभी भी हमारे पास -6, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास √14, b की वैल्यू कितनी थी 3, तो ये हो गया -2/√14। इट मीन्स थीटा इक्वल टू, अगर कुछ समझ में ना आए तो cos इनवर्स -2/√14, ये है एंगल बिटवीन द a एंड b। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में बिना टाइम वेस्ट करे मैंने सारी वैल्यू, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, a प्लस b का मैग्नीट्यूड, a माइनस b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b, a डॉट b और a और b के बीच का एंगल, ये सब आपको निकालना सिखाया। अगर कुछ जल्दी हो गया हो तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके स्लोली मोड में एक एक वैल्यूज़ को देखो, समझो, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। यहाँ तक हमने सीखा वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना। अब शुरू करते हैं वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो, ज़्यादा फर्क नहीं है, पैरेललोग्राम में बस एडिशनल एक साइड और आ जाती है, आंसर दोनों का सेम, सब कुछ बिल्कुल फिट। शुरू करता हूँ ट्रायंगल लॉ, कौन सा समझना। इसमें हमारे पास एक वेक्टर है, ये है हमारे पास इनिशियल वेक्टर a, एक है हमारे पास दूसरा वेक्टर, ये है हमारे पास वेक्टर b। वेक्टर b ने a की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रखा है, मतलब a की डायरेक्शन के साथ b ने कितना एंगल बना रखा है, थीटा। यहाँ से आपका वेक्टर शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है, तो अगर मैं इसको मिला दूँ, दैट इज़ योर रिजल्टेंट वेक्टर r। a की डायरेक्शन, b ने एंगल बनाया इसके साथ थीटा, और ये रहा इन दोनों का रिजल्टेंट। नाम दे देते हैं इनको बहुत अच्छे अच्छे, a b c। अब रिजल्टेंट वेक्टर ने वेक्टर a से कितना एंगल बना रखा है, सपोज इससे बना रखा है एंगल अल्फा, कुछ भी कह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी। अब रिजल्टेंट जो निकल के आता है ट्रायंगल लॉ में वो कितना आता है, वो कैसे निकालेंगे। फिलहाल मैं इसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, तो ये एंगल हो गया हमारे पास 90। कंपोनेंट करते हैं b के, वेक्टर b का इस डायरेक्शन में, इसको नेम दे दिया हमने d, तो वेक्टर b का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, b cos थीटा। कितना कंपोनेंट आएगा, b cos थीटा। हमेशा एंगल वाला कंपोनेंट किस में टूटता था, cos में, कई बार बताया है। और अगर ये cos में है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक परपेंडिकुलर, b sin थीटा। दिस इज cos, ये हो गया हमारा sin। क्लियर भाई। अब एज पर द पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं कहूँ कि AC स्क्वायर मेरे को निकालना है इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, CDA में, तो AC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं कि AD को और हम क्या लिख सकते हैं। AD को हम लिख सकते हैं AB प्लस BD, वही करते हैं। AD को हमने लिखा AB प्लस BD, CD का होल स्क्वायर। AC कितना है हमारे पास, R, ये हो गया R स्क्वायर सीधा। AB की वैल्यू कितनी है, A, BD की वैल्यू कितनी आ रही है, B cos थीटा, CD की वैल्यू कितनी आ रही है, B sin थीटा। देखो मैंने क्या करा है, AB तो A के बराबर और BD बराबर B cos थीटा के, और जो CD है वो बराबर B sin थीटा के, सबकी वैल्यू को रखा।
तो देखते हैं क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपली प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको देखो और इसको देखो, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, बी स्क्वायर, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। लास्टेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। क्या बचा इसके आगे फिर, 2ab कॉस थीटा। एक बार रिकॉल करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई बार। ये वेक्टर ए था और वेक्टर बी ने ए के साथ एंगल बना रखा था थीटा, ये ए और बी का रिजल्टेंट आर, जिसने एंगल बना रखा है ए के साथ अल्फा। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए इस बी के कंपोनेंट किए, ये बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए डी किसके बराबर है, ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा प्लस सी डी कितना है, बी साइन थीटा का स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला से खोला, ए स्क्वायर बी कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन आया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया वैल्यू 1। तो इस तरह से हमें क्या मिला, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी वेक्टर सीरीज़ का सेकंड एडिशन एक्स सीरीज़ को लेकर। इस एक्स सीरीज़ में वेक्टर वाला सेकंड पार्ट, जिसमें हमने ये सीखा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ट्राइंगल लॉ क्या होता है एंड बाकी सारी चीज़ें। अब आप वेट करिए वाई सीरीज़ का इसी टॉपिक को लेकर, जिसमें हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स। उसके बाद जेड सीरीज़ जिसमें हम सीखेंगे कॉम्पिटिशन्स के न्यूमेरिकल। फ्लो में बने रहिए, मेरे साथ चलते रहिए, समय बीतेगा, कामयाबी बढ़ेगी और हम बहुत आगे जाएंगे। मुझे विश्वास है मैं आपको फिज़िक्स में बहुत अच्छी पोजीशन में ले आऊँगा अगर आप कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहते हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल AVS फिजिक्स फॉर यू।